नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में क्लास 3 जो आज आपकी होने वाली है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपकी एग्ज़ाम डेट 15 और 16 अक्टूबर आई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की एक बेस्ट मैराथन भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा टॉपिक और सिलेबस कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए आज के सेशन से जुड़ते हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देहरादून द्वारा जारी की गई 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कहाँ पर है। देखिए, बहुत ही कीमती समय है, एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं करेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस पर बात की जाएगी, क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाएगा और उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में छपने के काबिल हैं। तो आपकी 17वीं वन रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के अनुसार है वह आपके मध्य प्रदेश में है। इसके साथ आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक वन किस जगह है, तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक वन है वह मिजोरम में है। यही बात सर्वाधिक की अगर बात न्यूनतम की जाए तो आप याद रखेंगे कि चाहे क्षेत्रफल में पूछा जाए चाहे प्रतिशत में पूछा जाए, सबसे न्यूनतम जो वन है वह आपके हरियाणा राज्य में है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में। सर्वाधिक वन प्रतिशत में मिजोरम में, सबसे कम हरियाणा में। इसके साथ एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा वृद्धि दर की है, यानी अपने वनों में, अपने वन विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की है, और वह राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन व वृक्ष स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 6.09% पर वन व वन क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, रिमपैक युद्धाभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। तो रिमपैक युद्धाभ्यास आपका सबसे पहले तो आयोजित कहाँ किया जा रहा है, तो आपके यूएसए में, जिसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो INS सतपुड़ा ने भारत की तरफ से रिमपैक्स युद्धाभ्यास यानी कि रिमपैक्स एक्सरसाइज में भाग लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या है कुल 53 और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब चूंकि 52वां आपसे ज़्यादा पूछने के चांसेस तो नहीं है, फिर भी इंक्लूड कर लिया गया है ताकि अगर पूछ लिया जाए तो आप कहीं से भी फंसे नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है 53वां, जो कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व नवीनतम घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व धरोहर कितनी है। तो भारत में कुल 14 अमूर्त विश्व धरोहर हैं। अब इस सूची में नवीनतम जो शामिल किया गया है वह शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को, और इसका संबंध कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर सूची में कुल कितने स्थलों को स्थान दिया गया है, तो 40 को। नेक्स्ट याद रखेंगे, 40वां आपका है कौन सा, तो 40वां स्थान जो आपका शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वह है आपका 40वां धौलावीरा। और यह धौलावीरा जो है, इसका अर्थ होता है कोटड़ा टिप्पा। यह संबंधित कहाँ से, गुजरात से, और ये किस सभ्यता का स्थल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के जो 6 प्रमुख बड़े महानगर खोजे गए थे उनमें से एक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 6 बड़े महानगरों की श्रेणी में से एक है आपका धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया है 40वें नंबर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामसर स्थल कितने हैं, तो कुल रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है 75। अब ये रामसर स्थल क्या है, तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित एक समझौता किया गया, जिसके तहत जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित किया जाता है, जिसमें भारत की अब कुल 75 ऐसे स्थलों को शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए बजट 2022-23 में कौन सी योजना संचालित की गई। तो बजट 2022-23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी योजनाओं को, इसके साथ साथ कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की भी बात कही गई है। तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए डिवाइन योजना आपकी चलाई जा रही है, जो वहाँ के क्षेत्र का विकास करेगी। नेक्स्ट देखेंगे, PM गति शक्ति के कुल कितने स्तंभ हैं।
तो बजट 2022-23 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गति शक्ति पोर्टल चलाए गए। तो इनमें से जो पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, तो यह आपके कुल 7 स्तंभ इन्होंने निर्धारित किए हैं। इसके तहत आपका पहला कार्गो टर्मिनल स्थापित भी कर दिया गया है, और वह कहाँ पर किया गया है, तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे, रैंप योजना पहाड़ी क्षेत्रों में उचित आवागमन हेतु चलाई जा रही है, किसके सहयोग से। तो देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो आप खुद भी एहसास कर रहे हो कि यहाँ पर 1 सेकंड भी इधर उधर की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर। ये 1 लाइनर रिवीजन आपकी परीक्षा में अंतिम तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो रैंप योजना जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में उचित आवागमन हेतु चलाई गई, इसके लिए विश्व बैंक आपके सहायता कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, रोपवे सिस्टम को विकसित करने हेतु जो आपके योजना चलाई जा रही है वह कौन सी है, तो पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला योजना के तहत आपके रोपवे सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्योंकि जो अमृत महोत्सव है वह आपका काफ़ी चर्चा में है। तो ये अमृत महोत्सव का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह कब से शुरू किया गया है। तो इसे शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 से। 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव शुरू किया गया। अब ये चलेगा कब तक, तो 15 अगस्त 2023 तक। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन 12 मार्च 2021 से और 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, टीवी की समाप्ति का लक्ष्य कब तक है। अब यह टीवी वह टीवी नहीं है जो आपके घरों में लगी हुई है, यह टीवी है ट्यूबरोक्लोसिस, जो एक प्रकार की बीमारी है। अब इस बीमारी को तपेदिक या क्षय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जीवाणु कौन सा है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। इसको समाप्त करने के लिए जो भारत सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वह किया है वर्ष 2025 तक। भारत सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि वह 2025 तक अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा कि भारत टीबी मुक्त देश बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। इसी प्रकार मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो कि मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर में भी कौन सा, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसके टीके की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2030 तक। तो टीबी मुक्त कब तक होगा, 2025 तक। मलेरिया मुक्त कब तक होगा, 2030 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, हर घर जल का लक्ष्य। तो भारत सरकार ने एक और लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक घर में जल पहुंचना अनिवार्य है, और इसकी जल की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए उसने एक प्रोग्राम चलाया कि हर घर जल का लक्ष्य। यह कब तक प्राप्त किया जाएगा, तो 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने निर्धारण किया हुआ है। यहीं पर आप याद रखेंगे कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो एक ऐसा राज्य भी है जिसने इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है, और वह है गोवा। तो गोवा आपका पहला हर घर जल वाला राज्य बन चुका है, और इसके साथ साथ वह भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी बन चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि संत रामानुजम की 216 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसका अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, तो यह 216 फीट ऊंची है और स्थित है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है, तो पाली राजस्थान में। इसे भी याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, पाली राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात राज्य में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा जो कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा जो स्थापित की गई है, मूर्ति, वह कहाँ पर की गई है, बोधगया बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, डेब्यू मैचों में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो डेब्यू मैचों में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं शकीबुल गनी। कौन है, शकीबुल गनी। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2022 का आयोजन किया गया जो कि कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था, और इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो टाटा। अब टाटा आपके जो है एयर इंडिया को भी उसने ले रखा है, टाटा कंपनी ने ही। इसके बाद आपके टाटा कंपनी ही नई आपकी जो संसद भवन बन रही है उसका भी निर्माण करवा रही है। टाटा कंपनी ही आपकी आईपीएल की स्पॉन्सर भी है। तो ये टाटा कंपनी कई चीज़ों से रिलेट है, इसलिए सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया ताकि आप याद रख सकें।
तो इस IPL 2022 का जो विजेता रहा है वह है गुजरात। IPL 2022 का विजेता कौन रहा है? गुजरात। और इस वर्ष इसमें 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, जिसमें आपकी नई टीम शामिल होने वाली है गुजरात और लखनऊ। तो लखनऊ के कप्तान है KL राहुल और गुजरात के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट देखेंगे ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना को। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि मिताली राज आपकी कैसी क्रिकेटर हैं? तो मिताली राज आपकी 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं और जिन्होंने हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। अब वित्त आयोग की बात आई है तो आप यहीं पर अपने और ज़्यादा नॉलेज को गेन करेंगे कि वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है, जिसके तहत आपके जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे बनाए गए थे कौन? KC नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री और जिसके नए आपके नवीनतम उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? वह हैं आपके सुमन बैरी। सुमन बैरी को नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के नवीनतम CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बैरी। CEO कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट देखेंगे इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथन। अगला प्रश्न है DRDO के अध्यक्ष कौन है? ये वह नियुक्तियां हैं जो कि हर परीक्षा में छपनी तय हैं। इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा। तो DRDO के अध्यक्ष हैं समीर कामत, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज सोनी। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। हम DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत। और UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 43 यानी कि 43। देखिए अगर आपको नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं किसी न किसी अगले नेक्स्ट सेशन में उसे कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 150वीं। बहुत ही आसानी से याद करेंगे, ये आंकड़े आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि बुद्धि में भारत का कौन सा स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक? तो 43 नंबर पर। ऐसे समझ लीजिए कि 50 नंबर का पेपर था तो हम लोगों ने कितने नंबर प्राप्त किए? 43 नंबर। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो हमारा स्थान कौन सा है? 150वां यानी कि 150वां स्थान है। खुशहाली सूचकांक भारत में जो खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट है उसके अनुसार आपके भारत का स्थान है 136वां 136, यानी कि जो भारत की खुशहाली सूचकांक में रैंक है वह है 136। प्रेस स्वतंत्रता में 150 और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचना संपदा सूचकांक में 43। भुखमरी में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101। भुखमरी में भारत का स्थान है 101। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वह 180 आउट ऑफ 180 है, यानी कि आपके 180 देशों की कुल इस रिपोर्ट में भारत का 180वां स्थान ही है, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। सबसे निचला स्थान भारत को ही प्राप्त हुआ है, जिसे सुधारने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो पर्यावरण सूचकांक में 180, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43। इसके बाद याद रखेंगे कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150, भुखमरी में 101, खुशहाली में 136। नेक्स्ट देखेंगे शांति सूचकांक। शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135 यानी कि 135। अगला है आपका मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 132। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, मैं बार बार पढ़ाऊंगी, 10 बार पढ़ाऊंगी और तब तक पढ़ाऊंगी जब तक आपको याद ना हो जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको करंट अफेयर्स में
10 में आउट ऑफ 10 नंबर दिलाना। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 43। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150, खुशहाली में 136, भूखमरी में 101, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 आउट ऑफ 180, शांति में 135, मानव विकास सूचकांक में 132। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? तो थॉमस कप 2022 का विजेता है भारत, क्योंकि यह कप आपका भारत ने काफ़ी वर्षों के बाद प्राप्त कर पाया है इंडोनेशिया को हरा करके। इसमें इंडोनेशिया उप विजेता टीम रही है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बैंकॉक में। और यह कप किस से संबंधित है? तो देखिए, जो थॉमस कप है यह आपका एक प्रकार की बैडमिंटन की प्रतियोगिता है जिसमें आपके थॉमस कप प्रदान किया जाता है। अब थॉमस कप आपका जो है यह पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता से कौन सा कप संबंधित है? थॉमस कप। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता से कौन सा कप संबंधित है, तो आप यहीं पर याद रखेंगे कि अगर आपसे महिलाओं की पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की फुटबॉल प्रतियोगिता का जो कप है वह होता है आपका उबेर कप। कौन सा होता है? उबेर कप। और इसका भी आयोजन 2022 में किया गया, जिसमें आपके जो विजेता टीम रही है वह रही है दक्षिण कोरिया। कौन विजेता टीम रही है? विजेता टीम रही है दक्षिण कोरिया। और उप विजेता कौन रहा है? यानी कि जो दक्षिण कोरिया है वो उसे दक्षिण कोरिया ने किसको हरा करके यह पदक प्राप्त किया है? तो चीन को। चीन की ये किससे संबंधित होती है? बैडमिंटन से। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप एक बार फिर से देख लेंगे कि महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित कप कौन सा है? उबेर कप। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन स्थल भी आप लिख लेंगे एक बार। इसका आयोजन भी आपका बैंकॉक में ही किया गया था। और इसमें जो विजेता टीम रही है वह दक्षिण कोरिया है, और किसे हराकर? तो चीन को हराकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री। इनका संबंध कहाँ है? भारत, उत्तर प्रदेश से। इनका उपन्यास कौन सा था? तो टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। अगला देखेंगे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का किया गया था नीलमणि फूफन को, और वहीं 2021 का किया गया है दामोदर मौजा को, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी किस रचना या कृति के लिए? तो इनका नाटक है सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य अकादमी 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर बात की जाए अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो नमिता गोखला को थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, व्यास सम्मान 2021। तो 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है असगर वजाहत को, और इनकी पुस्तक का नाम है महावली। नेक्स्ट देखेंगे, बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया डैमन गेलगेट को, और इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो द प्रॉमिस। नेक्स्ट देखेंगे, सरस्वती सम्मान 2021 जो 31वां था किसे प्रदान किया गया? तो रामदरस मिश्र को, और इनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। तो 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को, इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और व्यास सम्मान असगर वजाहत को, बुकर पुरस्कार डैमन गेलगेट को, हिंदी साहित्य का पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को, ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को। नेक्स्ट देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो कुल 12 खिलाड़ियों को, जिसकी पुरस्कार राशि बढ़ा करके कर दी गई है 25 लाख। इसका आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। रामानुजम पुरस्कार 2021 गणित क्षेत्र से जो संबंधित है किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को। पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, वह है आलिया भट्ट। यहीं आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो कंगना रनौत को। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शकुंतला हरसिंह को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टारोधी पुरस्कार किसे दिया गया? अंजलि भारद्वाज को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने लोगों को दिया गया? तो यह पुरस्कार कुल 4 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें दानिश सिद्दीकी, इरशाद मट्टू और अमित दवे तथा अदनान आबिदी
शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है 54वां ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लॉस एंजल्स में यह पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी घोषित की गई है कोड़ा, और अभिनेता हैं आपके विल स्मिथ, निर्देशक हैं जैन कैम्पियन और अभिनेत्री हैं जेन्स चेस्टिका। आप सिर्फ याद रखेंगे कि 54वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है, तो कोड़ा फिल्म को। नेक्स्ट देखेंगे दादा साहब फाल्के 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपके हाल ही में अभी अभिनेत्री को दिया गया है। वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अभी दिए हुए मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए हैं और आपका पेपर काफ़ी दिन पहले अरेंज किया जा चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पुष्पा को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को, इनकी फिल्म मिमी के लिए। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी करंट अफेयर्स की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे पीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की यह सीरीज रामबाण होने वाली है। इसके साथ साथ फिर से कहूँगी कि जो मैं करंट अफेयर्स की मैराथन लाऊंगी उससे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर आपके करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा, एक फुल रिवीजन और रणनीति के साथ कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, यकीन मानिए समय बहुत कम है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो बहुत ही मुश्किल से समय निकाल करके आपके लिए चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ वीडियो करना, फिर आपको प्रोवाइड करना, इन सभी कामों में बहुत टाइम लगता है। तो आपको अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और हाँ, याद रखिएगा कि मैराथन क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।